नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस की एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके चालू हो चुके हैं, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारे पोर्शंस आपके चालू हैं। वीडियोस को प्लीज़ देखिए। कुछ समझ में नहीं आता जो ऑनलाइन वाले हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वालों के लिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ। आज हम आपका शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जनरल स्टडी का, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। महत्वपूर्ण है काफी सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। इसमें आपको काफी सारी चीजें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों की कार्यपालिका, इन सब के विषय में आपको बताया जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, वो आपको ऑप्शंस देता है, ए बी सी, एक सही, दो सही, सारे सही, कोई सही नहीं। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। तो जो आज शुरू करेंगे टॉपिक, वो करेंगे भारत के संविधान का इतिहास, क्योंकि राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है? भारत देश का संविधान। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पहले वो ये है कि इसकी, हमारे संविधान की नींव कैसे पड़ी, आधारशिला क्या थी, कैसे बनी। इसके लिए आपको आधुनिक भारत का एक पोर्शन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के लिए जारी किए थे, उनके विषय में आपको पढ़ना होगा। इन ब्रीफ पढ़ेंगे, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं यहाँ पर। हाँ, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इन्हें, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। तो एक बैकड्रॉप आपके लिए बना देते हैं कि 16वीं शताब्दी का समय था। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। इसका ओरिजिनल नाम कुछ और था, वहाँ आपको मॉडर्न इंडिया में बताएंगे, वैरिगिरी द ओस्ट इंडिशी कंपनी लिखवाएंगे भी। तो अभी क्या, लंदन कंपनी की स्थापना की 1600 के ईस्वी के अंतिम महीनों में। लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल गया वहाँ की महारानी के द्वारा। इस कंपनी ने का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप जानते हैं, यही जानिए, बाकी बाद में जाओ जानेंगे। तो अभी के लिए इस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे। तो जब केंद्रीय प्रशासन शक्ति विहीन हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला से, कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और कंपनी ने बंगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी को जीत हासिल हुई। अब कंपनी को रोकने वाला भारत में कोई नहीं था। कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। बढ़ते राजनीतिक प्रभाव, बढ़ता भ्रष्टाचार, इन सब को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, आप पर हम नियंत्रण करेंगे, आपको हम क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अधिनियम पारित किए, जिन अधिनियमों के द्वारा कंपनी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। तो यहां आपको इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट, आपको एक्ट्स पढ़ने हैं कुछ, जिनकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको यहां पढ़नी है। तो सबसे पहला जो अधिनियम आया वो था 1773 का, जो पढ़ना है पहला अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 पारित किया ब्रिटिश सरकार ने, तो वहां पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। उनका क्या नाम था? उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ के समय यह एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना।
इस एक्ट में आपको 2 या 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली याद रखिएगा इस चीज के, अंग्रेजों ने अपने प्रशासन को मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसियों में बांट रखा था, मद्रास, बंबई और कलकत्ता, या बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। सबसे पहला काम जो इस एक्ट के माध्यम से किया गया वो यह किया गया कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। तो पहले व्यक्ति जो पहले भारत के गवर्नर जनरल, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है अगर आपसे पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है काफी बार। दूसरी जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुआ इस अधिनियम में, इस अधिनियम में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। कहां पर? कलकत्ता में। तो इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इस उच्चतम न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा क्या नाम था उनका? सर एलिजा इम्पे। महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 3 मेंबर्स और थे, वो आपके लिए यहां महत्वपूर्ण नहीं है। चैम्बरलिन, लिसेस्टर, हाइक, इन तीनों के नाम की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो इस एक्ट में आपको कितना ध्यान रखना है, ये विशेष बात है। क्लियर? अब बात करेंगे अपन अगले एक्ट के बारे में जो थे आपके लिए 1813 का चार्टर एक्ट। केवल महत्वपूर्ण एक्ट यहां बताए जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्या है? 1813 चार्टर एक्ट। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था? केवल कंपनी भारत से व्यापार कर सकती थी। इस एक्ट में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2 व्यापार पर अभी भी एकाधिकार बना था। कौन कौन से? एक चीन के साथ होने वाला जो व्यापार था वो कंपनी ही करेगी, दूसरा चाचा। तो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इस पर कंपनी का अभी एकाधिकार इस एक्ट में बना रहा, बाकी सब जगह से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई, क्योंकि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देना, साहित्य को प्रोत्साहन देना, तो मोटा मोटा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था 1813 के एक्ट के माध्यम से की गई। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की छूट दे दी गई कि ईसाई मिशनरियां भारत में अपना प्रचार कर सकती हैं। तो ये 3 बातें इसमें हुई महत्वपूर्ण आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं कहां? अगले एक्ट की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट आपको पढ़ना है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833। तीसरा आज का चार्टर एक्ट
1833। इस एक्ट में सबसे पहले जो एकाधिकार था कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार को, वह भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी से व्यापार संबंधी उत्तरदायित्व ले लिए गए और कंपनी को अधिकार दिया गया किसका, कि आप अब राजनीतिक प्रयोजनों के लिए ही अब आप कार्य करेंगे। आपका भविष्य का काम जो है वो केवल राजनीतिक कार्य है, व्यापारिक कार्य आपका नहीं है। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण इस केंद्रीकरण में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उस बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन कब हुआ, तो आपका आंसर हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां भी चर्चा होगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज एक्ट में देखिए, जो गवर्नर होता है वो स्वयं तो सारे काम कर नहीं सकता, तो गवर्नर के लिए एक गवर्नर की विधायी परिषद का पहले प्रावधान था, जिसमें प्रारंभ में 3 सदस्यों को होते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक अन्य सदस्य, चौथा सदस्य जोड़ा गया विलियम बेंटिक की कार्यकारिणी में, विधि सदस्य। कौन सा? विधि सदस्य। और यह पद दिया गया किसको? नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, लॉर्ड मैकाले। ये भी महत्वपूर्ण किरदार है, इनके विषय में भी आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत में। क्या था? लॉर्ड मैकाले। क्लियर? अब आगे आपको क्या करना है इसमें, भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से, याद रखिएगा, भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मैकाले? क्योंकि इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इस एक्ट में भी आपको इतना ही याद रखना है 1833 में। इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे आप, तो चीजें आपके माइंड में रहेंगी और एग्जाम में आप ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे। वरना क्या होगा? वरना वही होगा, नेक्स्ट बैच में भी आप हमारे साथ होंगे या किसी और के साथ होंगे, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण जो एक्ट में आपको केवल एक चीज याद रखनी है, वह है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण हुआ? इस एक्ट में सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। यहां से आपका आना शुरू हो गया ना पॉलिटी का मैटर। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण एक्ट 1858 चार्टर एक्ट। 1857 का विद्रोह के विषय में सुना है आप लोगों ने कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था भारतीयों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध। बस इतना समझिए अभी कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका दिया, जिस कारण ये 1858 का एक्ट लाया गया।
और इस एक्ट का नाम भी रखा गया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या, भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट। तो इस एक्ट में सबसे पहला किया गया, केवल नामों में हेरफेर हुई थी, बाकी कुछ नहीं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कि भारतीय शासन के मामले में जो निर्णय होगा वो अब ब्रिटिश क्राउन या वहां की महाराज या महारानी लेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चेंज, भारत का प्रशासन कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। इससे और क्या हुआ, इस एक्ट में एक भारत सचिव के पद, क्या किया गया, एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। इस भारत सचिव की एक परिषद थी जिसमें लगभग 15 सदस्य थे। इस परिषद को भारत परिषद के नाम से जाना गया। तो महारानी जो निर्णय लेती थी भारतीय प्रशासन के संबंध में, वो इन भारत सचिव के परामर्श पर या इनकी समिति के सुझावों के आधार पर लेती थी। ठीक है, दूसरा चेंज क्या हुआ, भारत सचिव का पद। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा गया। क्या कहा गया, वायसराय। क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। ये जो वायसराय थे ये क्राउन के प्रतिनिधि थे, सीधी रिपोर्ट क्राउन को करते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो याद रखना उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं को भारत का पहला वायसराय बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा, ये केवल आपको वो पोर्शन दिए जा रहे हैं, यहां से अक्सर क्वेश्चन उठते हैं और आपको जो पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी है तो बहुत सारा, जब आधुनिक भारत में डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें लिख लेंगी, लेकिन अभी पॉलिटी की रूपरेखा बना रहे हैं तो इन शॉर्ट आपको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, देख लीजिए। हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेत्ता का पद था। 5वां पद विधिवेत्ता का, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, क्लियर। दूसरा महत्वपूर्ण, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रतिनिधि व्यवस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। एक और महत्वपूर्ण बात, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। क्या होता है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, पढ़ा होगा नहीं, पिछले वीडियोस भी देखे होंगे कि नहीं। पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज डाली हुई है हमने अपने चैनल पर, वहां जाकर भगवान प्लीज उसे सॉल्व करो ताकि क्वेश्चन आपके मन में बने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इस पर बने हुए टॉपिक्स पर वहां आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं, संभावित क्वेश्चंस भी हैं, उसे देखना पड़ेगा ना, लेकिन खोल कर आपको। चलिए, इच्छा आपकी। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे मिला, गवर्नर जनरल। ठीक, अगला महत्वपूर्ण अधिनियम जो आपको पढ़ना है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या हुई, शुरुआत हुई, पहली महत्वपूर्ण चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ
वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। जिससे पहले अनुमति नहीं थी प्रश्न पूछने की, केवल विचार विमर्श कर सकते थे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। कौन सा? लिख लीजिए, हम कुछ और लिख रहे हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ब्रैकेट में लिख देना मार्ले मिंटो सुधार। हो सकता है ऑप्शन में अधिनियम ना देकर मार्ले मिंटो सुधार आपको दे दे। ये उस समय के सचिव और गवर्नर थे, वायसराय थे भारत के, बताएंगे इनके बारे में भी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और सबसे रोचक और विवादित, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अलग निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को इसमें दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सत्येंद्र नाथ मिश्रा। इससे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था, सीमित प्रतिबंधों के साथ, यहां क्या है, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अपॉइंट होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। याद रहेगा? ठीक। अगला अधिनियम लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ये भी मार्ले मिंटो की तरह ही है मामला। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। जैसे आज आप पढ़ते हो लोकसभा राज्यसभा, तो ये दो सदनों की व्यवस्था कब से की गई? 1919। इस समय सदनों के नाम क्या थे? केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इन दो भागों में बांट दिया गया। जो राज्य परिषद है वो आज की राज्यसभा जैसा और केंद्रीय विधानसभा आज की लोकसभा जैसा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। लिख लीजिए, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। और राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145। कितनी? 145। और निर्धारित थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। ये याद रखना है भगवान, 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना, आम चुनाव जैसे अब होते हैं। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए, इसमें एक्ट में आपको कितना, इतना ही आपके लिए काफी है। अभी एक चीज और जान लीजिए यहीं पर कि इस एक्ट में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। आज सूचियां सुनते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उस वक्त क्या था, ये दो भागों में बांटे गए थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जिसमें आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस, प्रशासन, उद्योग आदि आते थे। और हस्तांतरित में आबकारी, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, भारतीय स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, ये क्या आते थे हस्तांतरित विषयों में। तो जो आरक्षित विषय थे उन पे गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के साथ मिलकर कानून बनाते थे। और बाकी पर, जैसा आप समझ रहे हैं, जो और थी भारत के संसद थी, उसके जो सदस्य थे वो लोग मिलकर इस पर कानून बनाते थे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज और इसमें लिखी लीजिए, वहां बताएंगे तब दोबारा लिखवा देंगे। चलिए, कि इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा एवं वित्त समिति का गठन हुआ। क्या होती है बताएंगे आपको। लोक लेखा और वित्त समिति का गठन हुआ। एक और महत्वपूर्ण चीज कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में की गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण है, लिखना पड़ेगा। अगला और लास्ट अधिनियम जो महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण बात, यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। यह विधेयक ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इस विधेयक में लगभग 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में का जो संविधान है उसका काफी हद तक भाग इस विधेयक से लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान पर किस ब्रिटिश विधेयक की सर्वाधिक छाप है, तो आपका आंसर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले कि इस अधिनियम की द्वारा या इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। क्या रखा गया? अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। द्वैध शासन बताएंगे, ये भी आपको लीनियस कार्डियस बताएंगे। अभी लिख लीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, विदेश संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया और अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। इसमें प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी।
इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार कर दिया गया। तो क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका अधिक विस्तार कर दिया गया। प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया। तो यहां तक आपका 1935 का जो था वो अधिनियम था। ठीक है, अब यही कंप्लीट कर लेते हैं छोटा सा टॉपिक, या इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आपके लिए भी काफी हो गया है, काफी चीजें रटने वाली हैं, काफी चीजें याद करने वाली हैं जो कि आपको बार बार देखनी पड़ेंगी। जो आगे के पोर्शन है उसके नेक्स्ट क्लास में आपके लेंगे। तब तक आप इन सबको रिवाइज कीजिए। आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।